नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। देवघर के त्रिकुट रोपवे हादसे में फंसे लोगों की जान बचाने वाले देवदूतों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे बात कर सकते हैं। ये दावा किया है गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल एयरफोर्स, एनडीआरएफ, सेना के जवान, स्थानीय पुलिस के साथ ही स्थानीय प्रशासन, ग्रामीणों और जनप्रतिनिधि सहित सभी लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ेंगे और सभी को धन्यवाद देंगे। जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है और आज उसकी छवि दिखाई देगी। जो मेरी जानकारी है कि शाम 8 बजे आज माननीय प्रधानमंत्री जी जो लोग इस ऑपरेशन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर लगे हुए थे, जो स्थानीय लोगों से लेके सेना के लोग, वायुसेना के लोग, एनडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी की टीम और जो भी जिला प्रशासन लगा हुआ था, सबसे शायद जो मेरी जानकारी है कि शाम 8 बजे मैं भी लगा हुआ था, तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे बात करेंगे, सबको धन्यवाद देने वाले। और इसी के साथ गोड्डा सांसद देवघर हादसे को लेकर लगातार सीएम हेमंत सोरेन और देवघर प्रशासन पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि साल 2019 में ही कंपनी के साथ सरकार का करार खत्म हो गया था, फिर भी कैसे कंपनी संचालन कर रही थी। उन्होंने देवघर प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है और साथ ही आखिरी दम तक इसकी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। सारा का सारा दोष केवल और केवल झारखंड सरकार का है। आप लोग उसको फंसाने की कोशिश मत करिए। प्राइवेट आदमी को फंसा दिए, किसी मैनेजर पर जो है एफआईआर हो गया, ये तो लिपापोती का सवाल है। ये झारखंड सरकार का रूप में है। ये आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए। और इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है 2019 में जो रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट था वो 2019 में खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी यदि झारखंड सरकार के खाते में पैसा जा रहा था तो इसका जिम्मेवार नहीं होगा लोग। जिलाधिकारी जिम्मेवार नहीं है कि 3 साल से इलीगल कोई चला रहा है, फिर कैसे चल रहा है? यही तो मैं कह रहा हूँ। तो दोषियों पर कार्रवाई हो, इसके लिए क्या करेंगे आप? अंतिम आखिरी दम तक लड़ेंगे। अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाती तो क्या देवघर का त्रिकुट रोपवे हादसा टाला जा सकता था? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सरकार की ओर से नियुक्त संस्था ने जो जांच रिपोर्ट दी थी, अगर उस पर ही अमल किया जाता तो संभव था कि ये हादसा नहीं होता। दरअसल त्रिकुट रोपवे की सरकार की ओर से नियुक्त संस्था सिम्फर ने जांच की थी, जिसके बाद इसकी रिपोर्ट पर्यटन विभाग को सौंप दी गई थी और इसमें संस्था ने कई खामियां पाई थी, जिस ओर इशारा भी किया गया था। अगर उन खामियों को दूर कर लिया जाता तो संभव था कि ये हादसा नहीं होता। और इधर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सिम्फर की रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बेस्ड इंडियन काउंसिल ऑफ माइंस एंड फ्यूल रिसर्च, जो भारत सरकार के काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के तहत कार्य करता है, उसकी टीम ने 17 मार्च 2022 को त्रिकुट रोपवे का निरीक्षण किया था और कहा था कि रोपवे में लंबे समय से रखरखाव नहीं हुआ है और टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इस पूरी रिपोर्ट को 1 महीने तक दबा कर रखा। तो हम मानते हैं कि जिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये दुर्घटना हुई, राज्य सरकार को शीघ्र उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने बीजेपी के मांग का समर्थन करते हुए दोषी अधिकारियों पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसी चूक बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। स्वाभाविक तौर पे देखिए, जो रोपवे के संचालक जो कंपनी है, कहीं ना कहीं उन कंपनियों के अधिकारियों से चूक तो हुई है और यही चूक का परिणाम है कि आज देवघर जैसे नगरी में, बाबा की नगरी में इतना बड़ा हादसा होते होते बचा। हम इसके लिए सैल्यूट करना चाहते हैं एमडीआरएफ के जवानों को और आर्मी के जवानों को, जिन्होंने अपनी जान पर खेल करके इतने बड़े हादसे को रोकने का काम किया है। और देवघर के त्रिकुट पहाड़ रोपवे हादसे में कुल 57 लोग ट्रॉली में फंस गए थे, जिनमें से 48 लोगों का रेस्क्यू एयरफोर्स और सेना के जवान ने किया। लेकिन सेना के इनके मोर्चा संभालने से पहले देवघर के ही 2 देवदूतों ने अपने दम पर केबिन में फंसे लोगों को बाहर निकाला था। अपनी जान की परवाह किए बगैर गोविंद सिंह और पन्ना लाल ने कई लोगों की जिंदगी बचाई और केबिन में फंसे लोग अपने जीवित बचे रहने की उम्मीद खो चुके थे। आखिर कैसे इन 2 देवदूतों ने लोगों को मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर निकाला, खुद सुनिए उन देवदूतों की जुबानी। ऊपर में तो जुगाड़ तो नहीं था, चेयर भी नहीं था, मगर हम लोग
जो टावर में जो लेनर लगता, मतलब कि जो चक्का में जो लेनर लगता है उसको नीचे तो पड़ा हुआ था, उसको बांधे, टायर में बांधे, उसके बाद रस्सी बांधे, उसको टावर चढ़े। टावर चढ़ने के बाद बहुत लगभग कि 20 मीटर दूर में केबिन था, तो जाने का कोई सुविधा नहीं था। लास्ट में रोप में झूलते झूलते गए, फिर वहाँ से केबिन खोले गेट, उसके बाद अंदर घुसे, पैसेंजर फंसा था। उसके बाद पैसेंजर को सेफ्टी बेल्ट पहनाए, उसके बाद कुपी भरे ऊपर में, और कुपी से उसको धीरे धीरे नीचे उतारे। और हम लोग तो हाथ देख के हम लोग पहले हॉपलेस हुए कि हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फिर हिम्मत बांधे, 4:30 बजे टाइम था, बोले तो शाम हो जाएगा, इसलिए हम लोग हिम्मत बांधे कि किस तरह को करना है। उसका एक आदमी नीचे था, वो तो हाफलेस हो रहा था कि हमारा भैया उतार दीजिए। फिर हम सोचे किसी को छोड़ के तुम कहीं जा नहीं सकते हैं, तो अपना जान जोखिम में डाल के धीरे धीरे गए। उसके बाद केबिन के अंदर गए, उसके बाद सेफ्टी बेल्ट पहना के रस्सी में टायर बांध के उसको धीरे धीरे हम लोग नीचे उतारे। ऐसे करके हम लोग सब पंजर नीचे उतारे, उसके बाद हम भी नीचे उतरे। एक ही बार रोपवे में जो दुर्घटना हुआ, हादसा हो गया, हम लोग मटेरियल रोपवे में कुछ आदमी था, वो चालू कर रहा था, हम भी किए। जाने के बाद वो मटेरियल पे चालू तो नहीं हुआ, कुछ आदमी था वहाँ, उसको बोलने का बाद सबसे पहले बोले कि पैसेंजर को उतारिए, उसको जो होगा देखा जाएगा। कुछ ग्रामीण आदमी था, उसके सहारा लेने के बाद हम 5-6 केबिन तो ऐसे उतारे। उसके बाद सेफ्टी बेल्ट लगाए, सेफ्टी बेल्ट लगा के तो 8 केबिन लगभग का आदमी उतारे। उसमें 2-4 भी बच्चा था, उसका साथ में लेके हम ही उतरे। और इधर गिरिडीह के सरिया प्रखंड के केवड़िया टोला आश्रम के पास लगभग 20 की संख्या में आए हाथियों के झुंड ने जमकर तांडव मचाया और इस दौरान हाथियों ने एक घर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। साथ ही घर में रखे अनाज भी चट कर गए। जैसे तैसे कर परिवार वालों ने भागकर अपनी जान बचाई। हाथियों के इस आतंक से लाखों का नुकसान हुआ है और अब पीड़ित सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। के विभिन्न इलाकों में हाथियों का आतंक हम लोग देख रहे हैं। इसी क्रम में कल रात में लक्ष्मण महतो जी का ये जो घर है उसमें भी ये लोग यहाँ सोए हुए थे, बच्चा बुतरू सहित, और हाथियों ने आतंक मचाया। किसी तरह ये लोग जान बचाकर भागे हैं। इनका लाखों रुपये का नुकसान ये बता रहे हैं कि हुआ है। आया था इसी दरमियान मेरे पास सामने यहाँ टेम्पू लगा जो, तो हाथी आया दौड़ से। जब टेम्पू हटाया तो हम भाग के जब निकले गेट खोल के, तो हम लोग को जान बचाते बचाते हम लोग तो 2 मेरे एक बच्ची है और एक मैं वाइफ है, हम लोग दोनों यहीं थे सोए हुए रात को। उधर सिमडेगा के कोची डेगा में अवैध कोयला खनन के खिलाफ अभियान तेज हो गया। इस दौरान सीओ और पुलिस पदाधिकारियों ने लगभग 80 टन अवैध कोयला लदे 2 ट्रकों को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों ट्रक छत्तीसगढ़ की तरफ जा रहे थे। सीओ ने दोनों ट्रक चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। मैं अवैध खनिज के उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए कुछ डेगा महुआ टोली स्कूल के पास औचक निरीक्षण के दौरान शक के आधार पर 2 ट्रक जो छत्तीसगढ़ की ओर से आ रही थी उसको रोका गया। जांच करने के बाद उसमें कोयला लदा पाया गया। चालक से पूछताछ के क्रम में उसके कागजात पर मांगे गए, नहीं दिखाया गया, जिसे जब्त करते हुए यहाँ बाजार समिति धर्मकाटा में उसका वज़न कराया गया। और वज़न के दौरान 2 ट्रक में लगभग पहला जिसका नंबर था उसमें लगभग गाड़ी के वजन सहित 44 टन 200 केजी और 47,840 केजी कोयला लदा पाया गया। और धनबाद का झरिया इलाका एक बार फिर बम धमाकों से थर्रा गया। रेलवे स्क्रैप व्यवसायी तुफैल अहमद उर्फ पप्पू खान के घर पर अपराधियों ने बमबाजी की और बमबाजी में व्यवसायी का परिवार बाल बाल बच गया। मौके से पुलिस ने एक बम भी बरामद किया है और बमबाजी करने वाले अपराधियों ने धमकी वाला पत्र भी छोड़ा है। वहीं मामले की जांच पड़ताल करने पहुंचे झरिया थाना प्रभारी ने कहा कि मामला आपसी लेन देन से जुड़ा हुआ है। आने के बाद में यहाँ देखें कि औरत लोग बाहर में खड़ी हुई, अगल बगल के औरत लोग, तो हम तो समझा कि दाग लगा होता है पटाखा। तो हम देखा कि पूरा एकदम चतरा उतरा लगा हुआ, कांटी उटी दिखाई पड़ रहा और देख रहे हैं एक बम बगल में रखा हुआ, किनारे उड़ता दिया आंगन में। क्या लिखा है? बम के बारे में लिखा है खत कि साउथ ईस्टर्न में रेलवे में आपको काम लेना होगा, जहाँ भी माल खरीदना होगा करना होगा तो पहले हमारा हिसाब क्लियर करना होगा तब लेना होगा। स्थानीय प्रशासन की लापरवाही मानी जाए। लापरवाही है इसमें। आगे वो टाइट रह जाएगा, जिस तरह जोगी जी जो कर रहे हैं यूपी में, उसी टाइप से अगर होगा तो एक भी मैंने आदमी एकदम आराम से जिएगा। ये हमको लग रहा है जैसा आपकी लेन देन और माल
निर्णय लेने की बात लेके इस तरह की घटना हुई। आगे हम देखते हैं अनुसंधान। और धनबाद का जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र भी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। शालीमार पूर्णाडीह बस्ती में एक घर पर अपराधियों ने गोलीबारी की है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने 5 से 6 राउंड फायरिंग की और मौके से 3 खोखा भी बरामद किया गया है। वहीं गोली घर के मुख्य दरवाजे को चीरते हुए घर के अंदर फ्रिज में जा लगी और पुलिस मामले की फिलहाल छानबीन में जुटी हुई है। 1 से 1.5 के बीच के में 5 को आवाज़ आया तो हमने जब झाँके तब देखे कि दरवाज़ा से बाहर का रोशनी आ रहा है, तो देखे कि गोली लगा चला है। तब हम बाहर निकलने का हिम्मत नहीं हुआ हमको। हम लोग कुछ देर बाद, आधा घंटा बाद हम बाहर निकले। निकलने के बाद देखा कोई सब सन्नाटा है। 3 खोखा बरामद हुआ और बुलेट का मुंह जो है वो एक फ्रिज में मिला और 3 खोखा बरामद हुआ। बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ 3 बच्चों के पिता ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और घटना 11 मार्च की है। आरोपी ने पीड़िता के परिजनों को केस नहीं करने की बात कहते हुए अंजाम भुगतने की धमकी भी दी और जिसके बाद परिजन डर गए। लेकिन अब परिजनों ने साहस दिखाते हुए बालीडीह थाना में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई जारी है। बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्ची को एफआईआर दर्ज कर मेडिकल हेतु भेज दिया गया है तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। घटना कब की है? घटना कल की है, लेकिन सूचना थाने को आज मिली है। जो अभियुक्त आपराधिक इतिहास तो अभियुक्त का नहीं है, लेकिन वो ठेला वगैरह चलाता है, मजदूर किस्म का व्यक्ति है। बोकारो के चास थाना क्षेत्र में वन विभाग के पास तेज गति से आ रही बालू लदा पिकअप वैन अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गई। बताया जा रहा है कि चास स्थित प्रखंड मुख्यालय के सामने जब गाड़ी गुजर रही थी तो अचानक एक बाइक सवार सामने आ गया, जिसे बचाने के दौरान गाड़ी पलट गई। कई लोगों का बचा है। नहीं, गाड़ी जो ना पलटी मारा, झोल मारा, चालक बाइक आ गया ना, उसी में उसको बचाने के कारण में गाड़ी झोल मार के गाड़ी पलट गई अपने आप। इधर से गाड़ी आ रहा था, ठेला वाला को मारे और गाड़ी पलटी हो गया। किधर से गाड़ी आ रहा था, किधर जा रहा था? इधर से आ रहा था, इधर जा रहा था, आईटीआई मोड़ की तरफ। गाड़ी का पिकअप कितना स्पीड में था कि नॉर्मल था? स्पीड में था गाड़ी। कैसे पता चला? गाड़ी ठेला वाला को मारा है। हाँ। और उसके बाद गाड़ी अंदर किसी तरह कोई हादसा नहीं हुआ ना? गढ़वा जिले के भवनाथपुर से बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही को रामनवमी के जुलूस में शामिल होकर तलवार पकड़ना महंगा पड़ गया। जुलूस में तैनात मजिस्ट्रेट ने प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें विधायक के साथ 21 लोग नामजद हैं, जबकि 200 से 250 अज्ञात लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। इधर भानु प्रताप शाही पर प्राथमिकी दर्ज करने पर बीजेपी नाराज दिख रहे हैं और 24 घंटे के अंदर जांच करने का पुलिस को अल्टीमेटम भी दिया गया है। अपने खेल से झारखंड का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के साथ ही इन दिनों खिलवाड़ किया जा रहा है। राज्य के खेलगांव में प्रशिक्षण ले रहे एथलीट्स के ट्रेनिंग के नाम पर महज खानापूर्ति और मजाक किया जा रहा है। ऐसे में अपना घर बार सब कुछ छोड़कर खेल में करियर बनाने पहुंचे इन खिलाड़ियों के भविष्य अब क्या है, ये वो नहीं समझ पा रहे। देखिए रांची से न्यूज़ 18 की ये स्पेशल रिपोर्ट। झारखंड के खिलाड़ी मेहनत करने और पसीना बहाने से कभी नहीं चूकते। वे ना थकते हैं ना हारते हैं, बस लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। लेकिन रांची के खेल गांव में एथलेटिक्स में अपना करियर बनाने पहुंचे राज्य के सभी जिलों के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खिलाड़ियों की माने तो प्रशिक्षण के लिए उन्हें विशेषज्ञ कोच उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, बल्कि दूसरे खेल से जुड़े कोच को महज ट्रेनिंग के नाम पर ड्यूटी पर लगा दिया गया है, जिससे आने वाले प्रतियोगिताओं में उनकी दावेदारी पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्प्रिंटर कोच नहीं मिल पा रहा है और यहाँ पे जो हमारा अभी जो कोच दिया गया है वो भी नेशनल मेडलिस्ट है, पर वो डिस्कस थ्रो में था। तो थ्रो वाले जो भी प्लेयर कोच है वो तो हमें थ्रो ही सिखाएंगे ना, स्प्रिंट तो नहीं सिखा सकते। इसी के लिए हमें बेस्ट स्प्रिंटर कोच चाहिए। हमारा उम्मीद टूट रही है, क्योंकि हमारा जो कोच थे
उन्हें डिपोर्टिंग पे भेज दिया गया बोकारो, और वो एक अच्छे स्प्रिंटर कोच थे। उनका रिजल्ट अभी 2017 से हमारे पास एक रिकॉर्ड होल्डर, एक इंटरनेशनल खिलाड़ी और यहाँ पे 5 खेलो इंडिया के खिलाड़ी हैं, और जिन्हें अभी हमें प्रभार दिया गया है जो हमारे कोच के तो प्रेसिडेंट में वो हमारे स्टोर कीपर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो अभी जून में होने वाला है और हमारा ट्रेनिंग ही नहीं अच्छे से हो पा रहा, तो हम क्या उसमें मेडल ले पाएंगे। जो कोलंबिया में जो होना है, वहाँ वर्ल्ड चैंपियनशिप का कोलंबिया का ट्रायल जून जुलाई में जो होने वाला है, उसकी भी तैयारी हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। अगर उसकी तैयारी नहीं करेंगे तो हम मेडल कहाँ से ले पाए। दरअसल इन खिलाड़ियों को अगले महीने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया प्रतियोगिता में शामिल होना है। उसके बाद अगस्त में कोलंबिया में होने वाले वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में अपनी दावेदारी को लेकर ट्रायल भी लेना है। वहीं प्रभारी कोच अग्नू उरांव शॉटपुट, डिस्क थ्रो खेल से जुड़ रहे हैं और वे खुद मानते हैं कि एथलेटिक्स की ट्रेनिंग के लिए वे फिट नहीं हैं। जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं सर, क्या आप खुद को फिट मानते हैं कि आप ट्रेनिंग देने के लिए फिट हैं? अभी तो तत्काल में उतना फिट नहीं मान रहा हूँ सर। यानी ये स्प्रिंटर हैं, काफ़ी तेज दौड़ते हैं, एथलीट हैं। आप खुद, आपका खेल का रिकॉर्ड क्या रहा है? खेल का रिकॉर्ड तो मेरा राष्ट्रीय लेवल पे है। हाँ। कौन सा खेल खेले हैं आप? शॉटपुट में। तो ये दौड़ने वाले खिलाड़ी हैं, आप शॉटपुट में डिस्कस थ्रो वाले हैं, तो क्या आप ट्रेनिंग दे सकते हैं? सक्षम है? दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए समय लगे सर, तत्काल में। एथलीट में काफ़ी गुस्सा है। उन्हें लगता है कि जब वो घर से यहाँ पहुँचे थे तो एक अच्छी सोच लेकर आए थे, लेकिन उन्हें एक अच्छा कोच नहीं मिल पाया। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।